हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी या फिर हम बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जहां पे हमने फेलियर देखे थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, जिसमें से ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक फेलियर था, जो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर रहेगा ब्लैक बॉडी, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसके लिए हम कर्व पढ़ेंगे जो दिया था ल्यूमर और प्रिंगसाइन नामक वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक बॉडी से, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लैक बॉडी को भी एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो वो क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर था। यानी ब्लैक बॉडी को क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमने क्या पढ़ा, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी रहती है एन ऑब्जेक्ट विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड एन आइडियल ब्लैक बॉडी। इसका मतलब है एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। ब्लैक का मतलब है काला और बॉडी का मतलब है कोई पिंड, यानी वो पिंड जो क्या है, काला है, यानी काले रंग का है, काले रंग का कोटर हम क्या कर सकते हैं, इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, यानी किसी भी हर तरीके की वेवलेंथ को, तरंग दैर्ध्य की रेडिएशन को जो ब्लैक बॉडी है वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस, जो इसके सरफेस के ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट यानी आपतित होती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एन आइडियल ब्लैक बॉडी। इसी को हम आदर्श कृष्णिका बोलते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कृष्णिका। ठीक है, और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको हम बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। ठीक है, आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज यूनिटी फॉर ऑल वेवलेंथ। इसका मतलब है कि ब्लैक बॉडी के लिए हम ये मानते हैं कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी है उसमें जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हम क्या लेते हैं, यूनिटी मानते हैं। इसका मतलब है ब्लैक बॉडी एक वो बॉडी है या वो पिंड माना जाता है जिसके द्वारा जो भी रेडिएशन है उनको कंप्लीटली क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक आदर्श स्थिति है जब हम इसके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, यानी यूनिटी मानते हैं। ठीक है, फॉर ऑल वेवलेंथ, फॉर ऑल वेवलेंथ का मतलब है यहां पे लैम्डा टेंड्स टू 0 से लेकर लैम्डा टेंड्स टू 0 टू लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी हर तरीके की वेवलेंथ के लिए यहां पे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। यानी ये जो ब्लैक बॉडी है ये लैम्डा टेंड्स टू 0 से लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी तक जितनी भी वेवलेंथ है इन सबको क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, यानी उनका अवशोषण कर सकती है। अब देखिए ये ब्लैक बॉडी किस तरीके की होती है, उसके लिए हम एज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे। To imagine an ideal black body, a cavity is considered whose temperature is kept constant and whose inner walls are blackened. A small hole made in the wall of this cavity behave like a black body for an external observer. इसका मतलब है कि हम एक आदर्श ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका को कैसा मानते हैं, एक कैविटी के रूप में मानते हैं, एक कोटर के रूप में कंसीडर करते हैं, जिसका टेम्परेचर यानी तापमान को क्या हम मानते हैं, नियत मानते हैं, जिसका तापमान क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी नियत होगा। एंड हुज इनर वॉल्स आर ब्लैकेंड, और उसकी जो अंदर की दीवारें हैं उसको क्या किया जाता है, काले रंग का रखा जाता है, यानी काले रंग का उसको पुता जाता है। ए स्मॉल होल मेड in the wall of this cavity behave like a black body for an external observer। इसका मतलब है जो बाहरी प्रेक्षक है, यानी हम अगर ब्लैक बॉडी को देखें तो ब्लैक बॉडी में ये जो छेद है, छिद्र दिखेगा, यही हमको क्या दिखेगा, ब्लैक बॉडी दिखेगी। ठीक है, क्योंकि और तो वो क्या होगा, काले रंग से पुता हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी अगर शेप की मैं बात करूं तो इसकी शेप कुछ इस तरीके की रहती है। ठीक है, ये छोटा छिद्र हुआ और ये हमारे पास क्या है, वो ब्लैक बॉडी है। ये हमने क्या छोड़ा है, यहां पे एक स्मॉल होल है। ठीक है, जो एक बाहरी प्रेक्षक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये एक ब्लैक बॉडी है, इसको क्या माना जाता है, काले रंग से पुता हुआ माना जाता है। इसको पूरे को क्या मान लिया जाता है,
काले रंग से पुता हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये हम इसको काले रंग का बना देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ब्लैक बॉडी हो गई, और ये क्या है, इसका स्मॉल होल है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, इसकी जो अंदर की दीवारें हैं उनको क्या किया जाता है, ब्लैक, यानी बाहर से तो ये दिखता ही है काले कलर का, इसके अंदर की दीवारों को भी क्या कर लिया जाता है, ब्लैक एंड यानी काला कर दिया जाता है। अब स्पेशल कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है, उसको क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। इसका टेम्परेचर को क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से ये किस में आ जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। अब कंडीशन क्या रहती है कि इसके जो अंदर एटम्स रहते हैं, ये जो ब्लैक बॉडी है इसके अंदर जो एटम्स रहते हैं, जैसे ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, अलग अलग एटम से क्या है, ये पूरा का पूरा कैविटी बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि एटम है वो क्या करेंगे, रेडिएटेड होंगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको क्या करेंगे, इमिट करेंगे, तो इसमें से क्या होगा, रेडिएशन निकलेगी। रेडिएशन निकलने के बाद इसमें से ये जो बहुत सारे एटम होंगे ये एक साथ क्या करेंगे, रेडिएशन को निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कुछ रेडिएशन है, यानी पार्शियली तो रेडिएशन क्या हो जाएगी, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ इसमें क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और कुछ यहां से इमिट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे कुछ तो क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई, कुछ क्या हुई, यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी कंटिन्यू, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, और कुछ क्या हो जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी। तो ये जो बाहर निकलने वाली है, ये जो रेडिएशन है, इसी को क्या माना जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन माना जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कृष्णिका विकिरण। जो इमिट होती है, बाहर निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहां पे जब ये एटम्स हैं, ये रेडिएशन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, तो इसमें ये पूरा का पूरा क्वार्टर है, ये पूरा क्या होगा, भर जाएगा रेडिएशन से। और इसमें जो ये रेडिएशंस हैं, इनमें लैम्डा टेंड्स टू, अभी हमने बताया कि लैम्डा टेंड्स टू 0 से लेकर लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी तक हर तरीके की वेवलेंथ की इसमें क्या होगी, रेडिएशंस मौजूद रहती है। ठीक है, तो यही क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाएगी। ठीक है, अब आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए हमने क्या कंडीशन मानी है कि इसके लिए जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि अगर ये आइडियल ब्लैक बॉडी है तो जितने भी एटम्स हैं वो क्या करेंगे, रेडिएशन को इमिट करेंगे, तो इस ब्लैक बॉडी के थ्रू क्या होगा, वो सारे के सारे जो रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और वो फिर बाहर हमारे पास इमिट नहीं होगी। इस ये जो होल है यहां से इमिट नहीं होगी किसी भी तरीके की रेडिएशन, सारी की सारी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी उनका अवशोषण हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी। अब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में समझा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे इसके अंदर प्रोसेस होगी ब्लैक बॉडी के अंदर, और किसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। अब इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम फिर एक कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम पढ़ेंगे, हम ग्राफ बोल सकते हो आप, और उसके बाद में उसकी हम क्या पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो। तो देखिए, हमने ब्लैक बॉडी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो देखिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होगा। When the cavity is heated, where temperature of the cavity is kept at constant temperature, हम क्या करेंगे, जो क्वार्टर हमने लिया है, जो कैविटी हमने ली है, उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जहां पे हमने माना क्या है कि टेम्परेचर है उस कैविटी का, उसको हमने कांस्टेंट माना है, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी फिर नियत ताप। द एटम्स ऑफ द, अब देखिए कैविटी को जब हम गर्म करेंगे, और कंडीशन वहां पे ये है कि टेम्परेचर है वो ऑलरेडी उसको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। इस कंडीशन में द एटम्स ऑफ द कैविटी इज केप्ट एट, सॉरी, द एटम्स ऑफ द वॉल्स ऑफ कैविटी इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमने अभी समझाया
कि यहाँ पे क्या होगा, जो परमाणु होंगे किसमें, कैविटी की दीवार के अंदर, वो क्या करेंगे, इमिट करेंगे किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, विच इज पार्शियली एब्सॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल्स इनसाइड द कैविटी। जो क्या होगी, पार्शियली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, यानी कुछ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ वहां पे रिफ्लेक्ट होगी और कुछ वहां पे क्या होगी, इमिट होगी, ठीक है। तो कुछ वहां पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसके द्वारा, वॉल्स इनसाइड द कैविटी, उस कोटर के अंदर जो दीवार है उसके माध्यम से, ठीक है, जो हमने डायग्राम के थ्रू समझा। The entire inside of the cavity is filled with electromagnetic radiation। और वो जो कोटर है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कोटर है वो एक तरीके से, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, वो किससे मिलकर बना है, एटम से, ठीक है, उसके अंदर तो क्या है, एटम्स ही है उस ऑब्जेक्ट में, तो वो सारे के सारे एटम क्या करेंगे, एक साथ हो सकता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इमिट करे, और उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो पूरा का पूरा जो कोटर है वो क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भर जाएगा। और आप एक चीज याद रखिएगा जो हमने अभी डिस्कस की थी, कि जो रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ है वो लैम्डा टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी, यानी हर तरीके की वेवलेंथ वहां पे मौजूद होगी, हर तरीके की वेवलेंथ की रेडिएशन उस कोटर में क्या होगी, मौजूद होगी, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। द रेडिएशंस कंटेन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी, जो हमने अभी बताया, बिकॉज द टेम्परेचर T केल्विन इज केप्ट कांस्टेंट, दिस इज व्हाई रेडिएशंस अकर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और जैसा कि हमने माना है कि जो ताप है कोटर का वो हमने नियत माना, इसकी वजह से यहाँ पे जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस क्या हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी उष्मीय साम्यावस्था, इसको हम क्या बोलेंगे, उष्मीय साम्यावस्था, ठीक है। तो उस कोटर में जो रेडिएशंस है वो किस में आ जाएंगी, उष्मीय साम्यावस्था में। दैट इज, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम इनर वॉल्स बराबर होंगे अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब पर सेकेंड इनसाइड कैविटी, यानी उस कोटर में से बाहर निकलने वाली, उस कोटर की दीवार में से बाहर निकलने वाली जो हमारे पास रेडिएशन है, तरंगे हैं, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं पर सेकंड, वो किसके बराबर होगी, उस कोटर की दीवार के अंदर एब्सॉर्ब की जाने वाली जो रेडिएशंस है पर सेकंड उसके बराबर हो जाएंगी। तो ये मतलब है उष्मीय साम्यावस्था का, ठीक है। अब हमारे पास परिभाषा आती है किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। वो क्या है, so the radiation continues to be emitted out through a small hole in the cavity called black body radiation। यानी जो हमने कोटर माना है, अब कोटर में कुछ क्या हुई, एब्सॉर्ब हो गई, कुछ वहां पे रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ एक क्या होगी, बाहर निकलेगी, किससे, उस स्मॉल होल से, कोटर के अंदर जो स्मॉल होल है उससे वो बाहर निकलेगी। उन रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो हमने ब्लैक बॉडी पढ़ी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए ल्यूमर और प्रिंगसाइन 1899 यानी 1899 में एक ऑब्जर्वेशनल कर्व या फिर ग्राफ देते हैं, जो रहता है इमिशन कैपेसिटी यानी जो उत्सर्जन क्षमता है उसके बीच, और वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य के बीच में। तो इमिशन कैपेसिटी और वेवलेंथ के बीच में वो ऑब्जर्वेशनल कर्व या फिर ग्राफ दिया जाता है, ठीक है। और जिससे रिलेटेड फिर हम कुछ इससे जो उससे ऑब्जर्वेशन है, अजम्पशन है, वो हम लिखते हैं, जो हम विशेषता के रूप में पढ़ते हैं। तो इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, वो विशेषताएं पढ़ेंगे और वो कर्व देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम, जैसा कि हमने अभी बताया कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, और इसके थ्रू हमारे पास कुछ फीचर रहेंगे, यानी कुछ विशेषताएं होंगी जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका रेफरेंस देखिए, हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल कर्व है। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट ए ब्लैक बॉडी वेवलेंथ वाज डन बाय ल्यूमर एंड प्रिंगसाइन इन 1899। यानी अभी जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा, यानी कोटर है वो क्या करेगा, जब उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और उसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उस कंडीशन में हमारे पास वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, यानी कुछ रेडिएशन है वो क्या होगी, उसकी
दीवार के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ वहां पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ वहां पे इमिट होगी। जो इमिट होगी उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो ये सारा का सारा हमने पढ़ा। इसी का एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हुए ल्यूमर प्रिंगस्टाइन ने एक क्या दिया, एक्सपेरिमेंटल कर्व दिया। ठीक है, 1899 में ये स्टडी की। They experimentally studied the spectral energy distribution of radiation emitted from a black body at different temperature। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी की उसके लिए इन्होंने स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लिया, यानी हमारे पास स्पेक्ट्रम में ऊर्जा यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, किसके लिए, रेडिएशन के लिए, जो इमिट हुई है उनके लिए, और किसके द्वारा इमिट हुई है, उस ब्लैक बॉडी के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये कर्व और स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। क्योंकि हमने आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए तो क्या देखा था, स्टार्टिंग में इनिशियली हमने देखा था कि इसका टेम्परेचर है वो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब हम इसका जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट मानते हैं, उस कंडीशन में इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है उन रेडिएशंस की, वो भी क्या होती है, कांस्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये है स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम थोड़ा सा कर्व को समझेंगे, थोड़ा सा नहीं पूरा समझने वाले हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल कर्व किसने दिया, ल्यूमर प्रिंगस्टाइन की स्टडी के द्वारा दिया गया। इसमें देखिए, एक तरफ है हमारे पास स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा, सॉरी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, रेडिएशंस की। ठीक है, ये लीजिए, और ये हमारे पास है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को हम किसमें मापेंगे, माइक्रोमीटर। इसके लिए यूनिट क्या होगी, माइक्रोमीटर। और स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी के लिए हम जैसे हमारे पास कोई भी इसका फॉर्मूला रहेगा, उस अकॉर्डिंग हम आर्बिट्रेरी उसकी यूनिट लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास इधर तो होगा, यानी वाई एक्सिस में स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी होगी, यानी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, और एक्स एक्सिस में हमारे पास वेवलेंथ होगी, जिसको हम माइक्रोमीटर में मापेंगे। ठीक है, यानी अब देखिए, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, इधर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर जाएंगे ऊपर की तरफ तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, हम तीन यहाँ पे ग्राफ ले रहे हैं, एक T1 टेम्परेचर के लिए, दूसरा T2 टेम्परेचर के लिए, तीसरा T3 टेम्परेचर के लिए। ठीक है, हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंट क्या है, टेम्परेचर के ऊपर हम ये कर्व ले रहे हैं। और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, इसमें T1 सबसे बड़ा मान रहे हैं, फिर T2 और फिर T3, यानी T1 टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, फिर T2 टेम्परेचर और फिर T3 टेम्परेचर हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि T1 टेम्परेचर सबसे ज्यादा, T2 टेम्परेचर फिर उससे कम, और T3 सबसे कम रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन होगा ई लैम्डा क्या है, स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, यहाँ पे इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, लेकिन जब हम इधर आ रहे हैं, यानी कम की तरफ, वेवलेंथ कम की ओर आ रहे हैं, कम वेवलेंथ की ओर आ रहे हैं, कम तरंगदैर्ध्य की ओर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसे, जैसे इस वाले पॉइंट पे हमारे पास टेम्परेचर कितना है, T3 है ना। जब हम इससे कम थोड़ा सा वेवलेंथ लेंगे, यानी ये इस पॉइंट पे अगर हम आए तो टेम्परेचर क्या मिला, T3 से ज्यादा T2 मिला, और ऐसे ही हम और थोड़ा सा कम वेवलेंथ के ऊपर आएंगे, इस पॉइंट पे हमको सबसे ज्यादा T1 टेम्परेचर मिला है। इसका मतलब जैसे हम कम वेवलेंथ की ओर, कम तरंगदैर्ध्य की ओर आएंगे तो T1 T2 T3 यानी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, पहले T3 फिर T2 फिर T1, है ना। और ऐसे ही जब हम पहले T3 के ऊपर आएंगे तो उसके लिए जो इमिशन कैपेसिटी है वो ये होगी, फिर जब हम थोड़ा सा कम तरंगदैर्ध्य की ओर आएंगे T2 मिलेगा, T2 के लिए ये होगी स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी, और फिर T1 के लिए ये वाली इमिशन कैपेसिटी हो जाए। इसका मतलब है कम तरंगदैर्ध्य की ओर आने पर टेम्परेचर यानी ताप का मान भी बढ़ता है, और इमिशन कैपेसिटी यानी उत्सर्जन क्षमता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हमने मैन ऑब्जर्व किया। अब यहां से हमारे पास दो रिलेशन आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब ये पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में।
तो उसमें हम दो रिलेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पहला रिलेशन होगा टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में, जो हम पढ़ेंगे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के थ्रू। और दूसरा हम रिलेशन देखेंगे इस स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी और टेम्परेचर के बीच में, जो हम पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के थ्रू। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो है स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, ये हमने बनाया है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो लैम्डा m1, लैम्डा m2, लैम्डा m3 क्या है, वो आगे हम इनके फीचर के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वो कर्व है, और ये था हमारे पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एज ए इंट्रो। ठीक है, जो किसने दिया, ल्यूमर और प्रिंगसाइन ने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, जिसके थ्रू कुछ फीचर हमने प्राप्त किए। ठीक है, 1899 यानी 1899 में। अब देखिए फीचर क्या होंगे। पहला फीचर है द कर्व ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी जो हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इस कर्व के लिए वो कैसा माना, सतत माना। वो कैसा माना, कॉन्टिन्यूअस, यानी हमने क्या माना, सतत। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको सतत मानने का मतलब क्या है कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास हर एक इंडिविजुअल वेवलेंथ के लिए हमको क्या मिलने वाली है, रेडिएशन मिलेगी। और उस रेडिएशन के लिए हमारे पास क्या होगा, स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी होगी उस रेडिएशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर है, जैसे T1 टेम्परेचर के ऊपर एक इंडिविजुअल हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, जिसके ऊपर क्या मिल रही है, हमको रेडिएशन मिल रही है, और उस रेडिएशन का क्या है, स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी है, उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल वेवलेंथ के लिए हमारे पास उस फिक्स टेम्परेचर में हमको क्या मिलने वाली है, रेडिएशन मिलने वाली है। ऐसा कॉन्टिन्यूअस यानी सतत रूप से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस यानी सतत है। ठीक है, तो ये है इस पहले पॉइंट का मतलब। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया। सेकंड पॉइंट क्या है वो देखिए। सेकंड पॉइंट है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑफ ईच वेवलेंथ आल्सो बी इंक्रीज। इसका मतलब है कि इनिशियल कंडीशन में जब हमने ब्लैक बॉडी पढ़ी थी, वहां पे हमने टेम्परेचर को क्या किया था, कांस्टेंट माना था। लेकिन अब हम जब डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये कर्व देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर है वो हम अलग अलग ले रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, वैसे वैसे द अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑफ ईच वेवलेंथ आल्सो भी इंक्रीजेस। यानी हमारे पास अमाउंट ऑफ रेडिएशन है किसके लिए, हर एक इंडिविजुअल वेवलेंथ के लिए, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन यानी जो हमारे पास रेडिएशन बोले तो जो किरणें हैं, सॉरी तरंगे हैं, तरंगों की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, सॉरी किरणें नहीं, तरंगे हमारे पास जो रेडिएशंस हैं उनकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ रेडिएशन उनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास उस सेकंड पॉइंट का मतलब हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारे पास विद इंक्रीज इन वेवलेंथ एट गिवन टेम्परेचर फर्स्ट ई लैम्डा इंक्रीजेस एंड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ई लैम्डा एम एंड देन ई लैम्डा कीप ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, जैसे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ बढ़ाएंगे एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, फर्स्ट ई लैम्डा इंक्रीजेस, सबसे पहले क्या होगा, ई लैम्डा यानी स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, एंड अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ई लैम्डा एम, और उस मैक्सिमम, उस इंडिविजुअल हमारे पास उस स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर इस ई लैम्डा का मान हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ई लैम्डा एम। ठीक है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, एंड देन ई लैम्डा कीप ऑन डिक्रीजिंग, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, मान कम होता जाएगा। अब देखिए कर्व के ऊपर आते हैं, तब इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए हम कहां से चले, इस ओरिजिन पॉइंट से चले, ओरिजिन पॉइंट से चले हम चले। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब पहले यहां पे था एक पॉइंट, किसी पॉइंट को यहां पे मान लेते हैं, जैसे आगे बढ़े ये पॉइंट यहां पे आया, फिर आगे बढ़े ये पॉइंट यहां पे आया। इसका मतलब है लैम्डा यानी वेवलेंथ के बढ़ती क्रम में हम चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं, और हमने एक फिक्स टेम्परेचर लिया हुआ है, जैसे T1 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे, अब इस पॉइंट पे हमारे पास इमिशन कैपेसिटी ये थी, इस पॉइंट पे ये हुई, इस पॉइंट पे ये हुई,
है ना। ऐसे जैसे जैसे वेवलेंथ का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इमिशन कैपेसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक फिक्स वैल्यू एक बिंदु के ऊपर, ये फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन एक बिंदु के ऊपर हमको लैम्डा एम, इस पॉइंट पे हमको क्या मिली, ये देखिए लैम्डा एम 1 मिल गई। मतलब इस पॉइंट के ऊपर हमको मैक्सिमम वेवलेंथ मिल गई। किसके लिए, फर्स्ट यानी T1 टेम्परेचर के लिए, जो फर्स्ट हमने T1 टेम्परेचर माना है उसके लिए हमको मैक्सिमम वेवलेंथ मिल गई लैम्डा m1। और इसके लिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी होगी इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास ये हो जाएगी E लैम्डा m1। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी होगी। किसके लिए, टेम्परेचर फर्स्ट के लिए, T1 के लिए। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू लैम्डा m1। इसी तरीके से जब हम T2 के ऊपर बात करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम इसके लिए वेवलेंथ है वो लैम्डा m2 होगी, और जो स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी है वो हो जाएगी E लैम्डा m2। इसी तरह इसके लिए हो जाएगी E लैम्डा m3। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी जो हमारे पास स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। उसके बाद में एक पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, इमिशन कैपेसिटी की, एंड देन हमारे पास ई लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर धीरे 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 कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही हमने 3 पॉइंट समझे। अब 3 पॉइंट और हैं आगे, वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो हमने अभी तक 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट था कि ये जो कर्व है इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, सतत होगा, यानी हर एक इंडिविजुअल वेवलेंथ के लिए हमारे पास रेडिएशन होगी जिसके लिए फिक्स टेम्परेचर की वैल्यू होगी। सेकंड हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, थर्ड हमने ये पढ़ा कि जब हम ओरिजिन से चलते हैं वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में किसी फिक्स टेम्परेचर के लिए किसी रेडिएशन में, तो हमारे पास क्या होगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जहां पे वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा एम, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी हमारे पास, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। ठीक है, उसके ऊपर इसकी जो वैल्यू है यानी इमिशन कैपेसिटी है उसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, ओके, तो लैम्डा m1 के लिए ई लैम्डा m1 था, लैम्डा m2 के लिए T2 वाला हो गया, और लैम्डा m3 के लिए T3 वाली हमारे पास इमिशन कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये हमने 3 पॉइंट पढ़े और समझे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जो हमारे पास पॉइंट रहेंगे वो क्या है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंटल कर्व द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एम एंड टी यानी टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब है इस कर्व से हमको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अगर हमने वेवलेंथ की वैल्यू को बढ़ाया तो टेम्परेचर कम होगा, या फिर वेवलेंथ को कम करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लैम्डा एम है वो किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। यदि लैम्डा एम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है इसको ऊपर ले जाएं तो लैम्डा एम टी किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है वो आ जाता है वीन कांस्टेंट बी के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास कौन सा लो बन जाएगा, वीन डिस्प्लेसमेंट लो। इसको हम क्या बोलेंगे, वीन डिस्प्लेसमेंट लो, जहां पे बी यानी वीन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, आपको याद होनी चाहिए 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। ये क्या है, मीटर, और ये है केल्विन। ठीक है, इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो बताता है कि लैम्डा एम की वैल्यू टी के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास एक लैम्डा की स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है, लैम्डा एम, है ना, जो हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंटल कर्व में पढ़ा। तो यहां पे बताया है कि उस लैम्डा एम, उस वेवलेंथ की उस स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर जो हमारे पास ई लैम्डा एम जो मैक्सिमम इमिशन कैपेसिटी मिलती है वो किसके समानुपाती होती है, टी की पावर यानी टेम्परेचर की पावर 5 के समानुपाती होती है। जैसे हम अगर T1 टेम्परेचर की बात करें तो उसके लिए हमारे पास लैम्डा m1 वेवलेंथ थी, और मैक्सिमम जो इमिशन कैपेसिटी है वो मिली थी E लैम्डा m1। तो यहाँ पे ये जो E लैम्डा m1 है
वो इस t की t1 की पावर 5 के क्या है, समानुपाती है। वो ये ऑब्जर्वेशन हम कहां से कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंटल कर्व से। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिफ्थ नंबर पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा एम उस स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम कैपेसिटी है, इमिशन कैपेसिटी, वो टी की पावर 5 के क्या होगी, समानुपाती होगी। ये फिफ्थ नंबर पॉइंट। आगे है सिक्स्थ नंबर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताता है टोटल इमिशन कैपेसिटी को। अगर हमको टोटल इमिशन कैपेसिटी निकालनी हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल इमिशन कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, हमारे पास लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पे ई लैम्डा यानी जो हमारे पास स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी है उसको अगर हम डी लैम्डा के रेंज में ले, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, इनका कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट होना चाहिए या कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब यही है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे 0 टू इनफाइनाइट ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा, इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इमिशन कैपेसिटी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो टोटल इमिशन कैपेसिटी है वो समानुपाती होगी टी की पावर 4 के। ऊपर वाला अलग है, ये वाला अलग है। ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने बताया टी की पावर 5 वाला, वो कब होगा, जब हमारे पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी लैम्डा एम, उसके ऊपर मैक्सिमम इमिशन जो कैपेसिटी है वो टी की पावर 5 के क्या होगी, समानुपाती होगी। मैक्सिमम इमिशन कैपेसिटी टी की पावर 5 के क्या होगी, समानुपाती होगी। लेकिन इसमें हम टोटल इमिशन कैपेसिटी निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो टोटल इमिशन कैपेसिटी है वो टी की पावर 4 की क्या होगी, समानुपाती होगा। ठीक है, अब यहां पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा, यानी समानुपातिक नियतांक आ जाएगा, वो होगा ये सिग्मा, सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिग्मा है, इसको हम बोलेंगे स्टीफन कांस्टेंट, और ये जो नियम है, ये जो लॉ है, इसको हम बोलेंगे दिस लॉ इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। और यहां पे ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, देखिए वोट, वोट तो कहां पे है, ऊपर है। ठीक है, बट्टे में है हमारे पास मीटर का स्क्वायर और केल्विन की घात, केल्विन की घात 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पे तो मीटर केल्विन साथ में लिखे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ा स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीटली हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। ये हमारे पास कर्व है, हमने एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया है। और इस लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी पढ़ी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, देन फिर हमने स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके फीचर समझे। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वहां उसमें हम पढ़ेंगे प्लांक हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, जिसमें प्लांक जो रेडिएशन लो है वो हम पढ़ेंगे, एवरेज एनर्जी की वैल्यू किस तरीके से निकाले वो हम पढ़ेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 आगे से आगे लेक्चर होते जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा हो, क्योंकि हमारी तरफ से यही रहता है कि हम अपनी तरफ से आपको कोई भी एक भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो हमारी तरफ से यही प्रयास है और कंटिन्यू यही प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।